दोस्तों, जेल प्रहरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2020 में आप सबका स्वागत। आज के लेक्चर में हम साइंस पर बात करने वाले हैं और हम देखेंगे कैसे हम साइंस के सेक्शन में 20 में से 17 या उससे भी ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। साइंस में हमें किस स्टैंडर्ड की पढ़ाई करनी है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा स्टडी मटेरियल रेफर करना है और प्रीवियस ईयर में साइंस से कैसे क्वेश्चंस आए थे। और आप गौर करेंगे कि 20 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप अपने नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड से हटा सकते हैं। बाकी के 10 क्वेश्चन के लिए अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, रेगुलर टेस्ट से टच में रहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस सेक्शन में मिनिमम 15 और 18 के बीच में नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आखिर साइंस में हमें क्या पढ़ना होता है। नोटिफिकेशन आपसे क्लियरली कहता है एग्जाम का स्टैंडर्ड है 10th लेवल का। मतलब अगर आपको 10वीं के स्तर की विज्ञान आती है तो आप इस परीक्षा के प्रश्नों को बना पाते हैं, लेकिन वास्तविकता थोड़ी सी अलग है। साइंस बैकग्राउंड के जो भी बच्चे हैं उन्हें असुविधा कम होती है, लेकिन जो कॉमर्स या आर्ट ग्रुप के बच्चे हैं उन्हें थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ बेसिक्स को ध्यान रखेंगे, जो स्टडी मटेरियल हम बताएं उसको आप थोड़ा सा रेफर करें और क्लासेस से जुड़े रहें तो आप निश्चित तौर पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आखिर क्या पढ़ना है, अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो कई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे साउंड, लाइट, मैग्नेट, मॉडर्न फिजिक्स और बेसिक प्रॉपर्टीज़। ऐसे 5 से 7 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। अब दो चीज़ें हैं, सर प्रैक्टिस करने के लिए और पढ़ने के लिए क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए। अगर आप साइंस के सेगमेंट में स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री पे अगर आप हम स्टडी मटेरियल की बात करते हैं तो सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल है परीक्षा वाणी का। परीक्षा वाणी से आप अपने थ्योरेटिकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिस करने के लिए बात करें तो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन या रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की तीनों की डिफरेंट बुक्स आती हैं, तो आप उसको रिफर कर सकते हैं। आप जीएस के क्वेश्चन बैंक को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिल जाएगी। अगर आप इन दो सोर्सेस को भी रेफर कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाती है। तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं और बायो में एक बायो की एक डिफरेंट बुक ही है परीक्षा वाणी की। तो परीक्षा वाणी स्टडी मटेरियल आपको सबसे बेहतरीन प्रोवाइड कराता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए आप प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन या कि लूसेंट की बुक्स को रेफर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमें किस डेप्थ में जाना है, और ये हमें पता चलेगा जब हम प्रीवियस ईयर एग्जाम पे एंटर करेंगे। तो अभी हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में साइंस के कितने क्वेश्चंस आए। आप भी कोशिश करिएगा कि आपसे कितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। आप अगर गौर करें तो उसमें से कई क्वेश्चंस नॉर्मल कॉन्सेप्ट से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम 20 क्वेश्चंस पे बात करते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आसानी से बनाए जा सकते हैं और कितने क्वेश्चंस के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब हम एक पानी से भरी बाल्टी को उठाते हैं तो उस वस्तु पर कार्यरत बल क्या होता है। पानी से भरी बाल्टी को हम उठाते हैं, उस पर डेफिनेटली हमें एक फोर्स लगाता है। अगर हम फोर्स के डेफिनेशंस की बात करते हैं, लेट्स सपोज किसी को नहीं पता है, ठीक है, किसी को नहीं पता है। अब अगर आप ऑप्शंस को देखें, पहला ऑप्शन है घर्षण बल। डेफिनेटली घर्षण बल तब लगता है जब हम ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमें फ्रिक्शन का अनुभव होता है। पेशीय बल मतलब जो हमारी मसल्स एक फोर्स लगाती हैं। स्थिर वैद्युत बल, बाल्टी उठाने में विद्युत का कोई काम नहीं है, तो ये तो ऑप्शन डायरेक्टली खत्म है। और अगला है चुंबकीय बल। डेफिनेटली मैग्नेटिक फोर्स का भी इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो लास्ट के दो आपने एलिमिनेट कर लिए। आपको हम यहाँ पे ये भी सिखाना चाहते हैं कि आप कैसे एग्जाम में ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट करेंगे। लास्ट के दो ऑप्शन जब हमने हटा दिए तो अब चांसेस हैं केवल स्टार्टिंग के दो पे। अब समझिएगा, घर्षण बल
घर्षण बल तब होता जब हम बाल्टी को ऊपर नहीं उठा रहे होते, बाल्टी को हम घसीट रहे होते, तो वहां पर डेफिनेटली फ्रिक्शन रोल प्ले करता। लेकिन अगर हम उसको ऊपर उठा रहे हैं तो हम अपनी मसल्स के थ्रू फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। मतलब अगर आपने नहीं भी पढ़ा था, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगा के अगर आप ऑप्शंस एलिमिनेट करते तो आपको जवाब पता चल जाता कि इसमें पेशीय बल प्रयुक्त होता है। दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक अप्रत्यक्ष रोग है? अप्रत्यक्ष रोग है, इसका मतलब उसका कैरियर कोई दूसरा है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली, डिजीज तो है बट बॉस डिजीज किसी दूसरे की वजह से है, और इसे हम कहते हैं वेक्टर बोर्न डिजीज। मतलब ऐसे रोग जो किसी दूसरे मीडियम के थ्रू आपके बॉडी में आते हैं। अब अगर आप देखिए हैजा, एड्स, मलेरिया, तपेदिक, तो यहाँ पर अगर आपको पता हो, बड़ा बेसिक सा आंसर है अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली। मलेरिया अगर आपको होता है तो मच्छरों के उस जो है इंजेक्ट करने की वजह से होता है, तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा मलेरिया। थर्ड क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किन संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारियाँ होती हैं? अगर एक छोटी सी चीज़ समझिएगा, अगर कहीं पर जेनेटिक इश्यूज होता है, मतलब किसी की पहचान करनी होती है या किसी के जीन की टेस्टिंग करनी होती है, जैसे किसका बाप कौन है, तो उसके लिए क्या प्रयोग होता है? डीएनए टेस्ट। तो मतलब जो डीएनए है वो किसी भी स्पीशीज के जीन के बारे में बताता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, किन संरचनाओं से अगली पीढ़ी के लिए जानकारियां मिलती हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा डीएनए। 3 क्वेश्चंस आपने देखे और आपने देखा कि अगर आपने साइंस में ज़्यादा पढ़ाई नहीं भी की होती तो ये तीनों क्वेश्चंस कोई टफ टास्क नहीं थे, और 20 में से लगभग आपको 10 क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड के मिलने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, और इसको भी अगर हम जनरल कॉन्सेप्ट से देखें तो आसानी से सॉल्व कर सकता है। मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू पूछा जा रहा है। अब इसके पहले के वर्डिंग्स पे ध्यान देंगे, मजबूत होना चाहिए और फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं टेंडन, कार्टिलेज, बोन और लिगामेंट, इसमें से आपने देखा कि अगर आप पहले 2 वर्ड्स को पिक कर लें, आपको कुछ भी नहीं पता है कि टेंडन क्या होता है, आपको ये नहीं पता है कार्टिलेज क्या होता है, आपको ये नहीं पता लिगामेंट क्या होता है, बट बॉस हड्डी क्या होती है ये तो सबको पता है। और हड्डी जो है वो इजली फोल्डेबल नहीं होती है, हार्ड होती है। तो यानी आपको अगर कुछ भी नहीं पता था तो आप इसको देख के डेफिनेटली क्या टिक करते? हड्डी, और आपका जवाब बिल्कुल सही होता। हम आपको ये भी सिखा रहे हैं नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम नहीं है, तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग को बैलेंस करके क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड करके पढ़ेंगे तो आप वहां से भी अच्छा स्कोर ले सकते हैं। बाकी के पार्ट्स क्या हैं, तो जब बायो के लेक्चर्स होंगे तो आप उसको इजिली समझ पाएंगे। अभी हम अपना टाइम इधर नहीं देंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एक खेती योग्य क्षेत्र में अवांछनीय पौधा यह पोषक तत्वों, आश्रय और सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। आप अगर गांव से जुड़े होंगे, आपने देखा होगा जब फसल छोटी छोटी होती है तो उसमें लोग जो है मैनुअली जो चारे होते हैं उनकी कटाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रोथ ज़्यादा तेज होती है। और जब एक पौधा लगा है और चारा लगा है, जिसे आप चारा कहते हैं, उसको खरपतवार भी कहते हैं, तो जब चारे की ग्रोथ दवा पड़ने से ज़्यादा होती है तो उसकी हाइट ज़्यादा होगी और सनलाइट वो ज़्यादा ले पाएगा और पौधे को धूप नहीं मिल पाएगी, और जो फसल है वो पेड़ है वो कमज़ोर हो जाता है। यानी यहाँ पे आपसे पूछा गया है उस अवांछनीय पौधे को क्या कहते हैं। अब आप ऑप्शन देखिए, आपको कुछ भी नहीं पता था। पहला है खरपतवार, ठीक है, समझ में आता है, एक प्रकार की घास है। दूसरा आप देख रहे हैं मैदानी कीट, पौधा पूछा गया है तो मैदानी कीट कैसा हो सकता है, गलत है। अगला है भंडारण कीट, ये भी गलत है। और लास्ट है फसल जो है अवांछनीय पौधा नहीं है बॉस, इसी के लिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। यानी आपका जवाब होगा खरपतवार। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री के सेगमेंट का है और ये थोड़ा सा न्यूमेरिक ग्राउंड्स पर बेस्ड है, तो इसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो सकती है, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको दे देते हैं। हीलियम के 16 ग्राम में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए, और आपको ये दिया हुआ है कि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है और आपको निकालना है परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या कैसे निकाली जाती है? परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए आपको ये पता करना होगा कि जितना उसका द्रव्यमान दिया है उसमें टोटल कितने मोल वो तत्व मौजूद है, और साथ में इनटू करना होगा अवोगैड्रो नंबर का। अवोगैड्रो नंबर का जब आप मोल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता चलता है कितने परमाणुओं की संख्या है। अब बात ये आती है, सर मोल नंबर तो नहीं दिया है। अगर मोल नंबर आपको डिफाइन करना है तो आप दिए गए मास में उसके मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे हीलियम की क्वांटिटी दी हुई है 16 ग्राम, ये है दिया गया द्रव्यमान, और इस 16 ग्राम में आप जब उसके मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देंगे, यानी 4 को डिवाइड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा मोल नंबर। तो किसी भी एलिमेंट के लिए अगर यहाँ पर 64 दिया होता तो 64 में 4 का भाग देते तो हमें मोल नंबर मिलता। यहाँ पे जब हम 16 में 4 का भाग देंगे हमें मोल नंबर मिलेगा, और दैट इज 4। हमें मिल गया कि बॉस यहाँ पर 4 मोल हीलियम के जो है मौजूद है, और एक मोल में किसी भी तत्व की परमाणुओं की टोटल संख्या कितनी होती है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो एक मोल में 6.02 गुणे 10 की घाते 23 है, तो 4 मोल में 4 का गुणा कर देंगे, तो 6.02 में जब 4 का गुणा करेंगे, मोटा मोटा हिसाब 6 चौको 24, यानी जब आप अपना ऑप्शंस देखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए तो 7वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई? तो सबसे पहले हम जानते हैं परमाणु का नाभिक। परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, ऐसी थ्योरी आई। परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है, और नाभिक में 2 प्रकार के कण होते हैं। 2 प्रकार के कण होते हैं, एक को कहते हैं प्रोटॉन और एक को कहते हैं न्यूट्रॉन। तो आपको ये बताना है इन चारों में से किसने सबसे पहले ये बताया कि परमाणु के केंद्रीय भाग में नाभिक होता है। पहला विकल्प आपको दिख रहा है जे थॉमसन। जे थॉमसन साहब ने कैथोड किरणों का एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा है चैडविक। चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में बताया, यानी न्यूट्रॉन की खोज की। अगला है रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्री प्रयोग, यानी रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, यानी रदरफोर्ड ने सबसे पहले परमाणु मॉडल दिया, और रदरफोर्ड साहब ही थे जिन्होंने नाभिक के बारे में बताया। तो आपका जवाब हो जाएगा रदरफोर्ड। आपको चौथा नाम दिख रहा है मिल्कन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो मिल्कन साहब ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया कि किसी इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पहले हम बात करते हैं जंग क्या है। जंग जब लोहे में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होती है, ध्यान रखेंगे, लोहे में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो लोहा है आयरन यानी फेरस, और जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है तो बनता है फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3। तो आपका जवाब हो जाएगा Fe2O3। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? तो बच्चों ये ऑक्सीकरण की क्रिया है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जहां पे भी ऑक्सीजन से क्रिया होती है उसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। इसके अलावा आपको पता यह होनी चाहिए कि जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। लोग सोच रहे होंगे सर भार कैसे बढ़ जाता है? तो बॉस भार ऐसे बढ़ जाता है कि लोहा तो पहले से प्रेजेंट था और उसमें कुछ न कुछ ऑक्सीजन है, जंग लगने के लिए नमी अनिवार्य है, तो लोहा ऑक्सीजन क्रिया करेगा किसके प्रेजेंस में? नमी के प्रेजेंस में। तो जो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, उस बढ़ी हुई ऑक्सीजन की वजह से जंग लगने के बाद लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, एक माचिस की डिबिया की लंबाई
मीटर के पैमाने पर रखकर मापी गई है। यदि एक सिरा 25.7 सेंटीमीटर पर और दूसरा सिरा 29.2 सेंटीमीटर पर है तो माचिस की डिब्बी की वास्तविक लंबाई ध्यान रखनी है। एक सिरे से इतनी लेंथ, दूसरे सिरे से मतलब उसी सिरे से दूसरे पॉइंट की लेंथ इतनी है, आप दोनों को माइनस कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा और जवाब कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, खोखली ईंटों से बनी बाहरी दीवारों वाले घर, समझेंगे क्या है? ऑप्शंस रीड करेंगे, आसानी से जवाब मिल जाएगा। सस्ते होते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, तो चारों ऑप्शंस को रीड करेंगे फिर फाइनल कंक्लूजन में पहुंचेंगे। खोखली ईंटों से बाहरी दीवारें बनी हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा? सस्ते होते हैं, हवा को फंसाते हैं और गर्मियों में कमरों को ठंडा रखते हैं, आसानी से विघटित हो जाते हैं, अधिक मजबूत होता है। सस्ते होते हैं, अधिक मजबूत होते हैं, आसानी से विघटित हो जाते हैं एज कम्पेयर टू, इसका बेनिफिट है। कैसा बेनिफिट है समझेंगे। जब हम ठंड में बात करते हैं डिफरेंट लेयर्स की बात करते हैं, मतलब आप जितने लेयर्स जो है ज़्यादा कपड़े पहनेंगे तो बेसिकली एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में कुछ न कुछ एयर रहती है जो टेम्परेचर को आसानी से चेंज होने से रोकती है। मतलब ठंड के मौसम में हमारे शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है, तो मतलब बाहर के टेम्परेचर से हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बचाता है। सेम प्रोसेस होती है कि अगर खोखली ईंटों की दीवारें हैं तो अंदर के टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है? क्योंकि इस खोखली ईंटों के बीच में एयर होती है और उस हवा की वजह से अंदर का तापमान गर्म नहीं होने पाता है इतनी आसानी से, तो जवाब हो जाएगा बी। 10वां क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? तो प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए। समतल दर्पण ये कहता है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में उतना पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी है। मतलब अगर दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेट सी बात है कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में 10 सेंटीमीटर पीछे की ओर बनेगा। यानी यहाँ पर अगर आप अपने ऑप्शंस को देखें तो आपको जवाब मिल जाएगा दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी ऑप्शन है डी। अगला है, खमीर का उपयोग एल्कोहल और वाइन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवियों की किस श्रेणी में इसे रखा जाता है? मतलब आपसे पूछा गया है खमीर किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एल्कोहल और वाइन जो बनती है, आपने सुना होगा इन्हें सड़ाकर बनाया जाता है। चाहे चावल हो चाहे महुआ हो, इन्हें सड़ा के बनाया जाता है। सड़ना मतलब उसमें फंगस लगना। तो समझ जाएंगे कि बॉस ये किस कैटेगरी में आता है? फंगस ग्रुप में आता है, यानी खमीर कवक श्रेणी से संबंधित है। जवाब हो जाएगा आपका फर्स्ट। 13th क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और आप अगर आराम से इसके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं तो आपको किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं है। एक विद्युत घंटी को एक बेल जार के अंदर रखा गया है जो हवा बंद है, मतलब बेल जार के अंदर हवा है। यदि घंटी बज रही है और वायु का धीरे धीरे एक निर्वात पंप के द्वारा हटाया जा रहा है, मतलब ये नहीं बोला जा रहा है कि घंटी अभी धीरे बज रही है या तेज बज रही, घंटी पहले जितनी तेजी से बजती थी अभी भी उतनी ही तेजी से बज रही है। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है हवा स्तंभ के कंपन का आयाम घटता है। दूसरा है हवा स्तंभ के कंपन की संख्या घटती है। तीसरा है स्ट्राइकर के कंपन की संख्या बढ़ती है, स्ट्राइकर के कंपन की संख्या घटती है। तो बॉस स्ट्राइकर तो कुछ है ही नहीं, तो तीसरा और चौथा हटा देता है। ठीक है, अब पहले और दूसरे में सोचते हैं। अब देखिए कंपन की संख्या, दूसरा ऑप्शन है कंपन की संख्या। तो जब घंटी उसी तीव्रता से बज रही है तो कंपन की संख्या में तो कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कंपन की संख्या घटती है, ये आपका गलत हो जाएगा।
आयाम घटता है। आयाम क्यों घटता है? क्योंकि जो मीडियम प्रेजेंट था अभी मीडियम कम है, तो डेफिनेटली उसका जो आयाम होगा वो घटेगा, क्योंकि हवा बाहर निकल रही है और उस कंपन के लिए हवा एक माध्यम का काम करता है। कम हवा होगी तो आयाम उसका घट जाएगा, मतलब घंटी धीरे धीरे हमें सुनाई देगी। अगला है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgOH का होल ट्वाइस। जब पानी में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मिलाया जाता है तो ये दूध की तरह दिखाई देता है। अब इसका जो काम होता है, यानी जब पेट में एसिडिटी बढ़ती है, पेट में जब अम्लीयता बढ़ती है, उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए इसको पिलाया जाता है। यानी यहाँ से अगर आप ऑप्शंस देखें, कपड़ा उद्योग में ड्राई करने के लिए बिल्कुल नहीं, कृत्रिम शर्करा है बिल्कुल नहीं, एक प्रकार का फर्टिलाइजर है बिल्कुल गलत बात है, अम्ल नाशक, अम्लता नाशक के तौर पर प्रयोग किया जाता है बिल्कुल सही जवाब है, आंसर हो जाएगा डी। 15 क्वेश्चन देखें, बिल्कुल जनरल लेमैन लैंग्वेज से भी अगर आप इसे देखें तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, भूकंप क्षेत्र में किस प्रकार की इमारतें अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं? सीधी सी बात है, जो भूकंप रोधी टेक्निक पर बनाई जाएंगी वही ज़्यादा सिक्योर होंगी। तो आप अगर ऑप्शंस देखें, बहुमंजिला इमारत कोई बात ही नहीं, गलत है। मिट्टी और पंख से बनी इमारत बिल्कुल गलत बात। कांच और ईंट से बनी इमारत बिल्कुल गलत, झटके में कांच सबसे पहले टूटेगा वाइब्रेशंस में। भूकंप रोधी इमारतें सबसे सुरक्षित होती हैं, जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक यानी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में एक जो है आप डिफरेंस समझेंगे कि जब केमिकल चेंज होता है तो किसी न किसी प्रकार की एनर्जी रिलीज होती है, मतलब किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा मुक्त होती है। तो जब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के पानी का वाष्पीकरण, तो पानी अगर इवेपोरेट हो रहा है तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। अगला है, मीथेन का जलना, डेफिनेटली अगर कोई भी चीज़ जल रही है तो हीट के फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, यानी आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है दूसरा, लेकिन टिक नहीं करेंगे जब तक चारों ऑप्शंस नहीं देखेंगे। तीसरा है कपूर का ऊर्ध्वपातन। कपूर का ऊर्ध्वपातन मतलब वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन बॉस इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती है। लास्ट है कॉफ़ी में चीनी का घोल मिलाना, इसमें भी कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, जवाब हो जाएगा सेकंड, मीथेन का जलना। हम आते हैं 17 क्वेश्चन में, और 17 क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होता है? टेस्टर वही जिससे आप घर में लाइट चेक करते हैं करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। कम संवेदनशील मतलब सेंसिटिव कम होना, मतलब थोड़ी सी भी करंट है तो चेक नहीं कर पा रहा है। तो कौन सा टेस्टर चेक नहीं कर पाएगा वो आपको बताना है। सुनते हैं, पहला है एक टेस्टर जिसमें एलईडी का प्रयोग किया है। बॉस एलईडी का प्रयोग किया जाए या जिसका भी प्रयोग किया जाए वो सिर्फ ये बताता है कि रीडिंग कितनी है, ये नहीं बताता कि सेंसिटिव कम है या ज़्यादा है। अगला है एक टेस्टर जिसमें एक चुंबकीय दिक् सूचक का प्रयोग किया जाए। डेफिनेट सी बात है, वो तो सिग्नल दिखाता है, वो चाहे आप मैग्नेटिक यूज करो चाहे एलईडी यूज करो उससे कोई चेंज नहीं होना है। अगला है एक टेस्टर जिसमें एक हाई वॉट हीटिंग फिलामेंट यूज किया गया है। तो अगर उसमें हाई वॉट फिलामेंट यूज किया गया है इसका मतलब ये है केवल वो ज़्यादा टेम्परेचर को सेंस कर पाएगा। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर को सेंस कर पाएगा, कम टेम्परेचर को सेंस नहीं कर पाएगा, उसी को हम कह देते हैं कि ये कम संवेदनशील है। मतलब अगर कम वॉट है तो बॉस ये सेंस नहीं कर पाएगा। तो यही है सही जवाब कि कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होता है, जो उच्च वॉट तापन तंतु का प्रयोग करके बनाया जाता है। 18th क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिख रहा है, आपको 4 चीज़ें दी हुई हैं और आपको बताना है किसका वजन सबसे अधिक है। और अगर आप यहाँ पर देखें सिल्वर का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है और ऑप्शंस में से जब आप जाएंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा रजत के 10 की घात 23 परमाणु, और यही आपका आंसर है, कोई लॉजिक नहीं है।
ठीक है, आपको परमाणु भार के आधार पर सीधा बता देना है। अगला है बर्फ के गलनांक को निर्धारित करने के लिए एक थर्मामीटर को बर्फ से आधे भरे हुए बीकर में डाल दिया जाता है और कमरे के तापमान पर रख दिया जाता है। किस थर्मामीटर रीडिंग को बर्फ के गलनांक के रूप में लिख लिया जाता है? मतलब बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसे कैसे आप रीडिंग के तौर पर लिखेंगे? पहला है तापमान तब ली जाती है जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाता है, पानी शेष रह जाता है। बिल्कुल नहीं, वो टेम्परेचर जिस पे बर्फ पानी में बदलना शुरू हो जाता है वो है उसका मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा है तापमान जब बर्फ पिघलना शुरू होती है, मतलब जब बर्फ पिघलना शुरू होगी उतने समय जो रीडिंग होगी क्या वो रीडिंग लेंगे। अगला है जब एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर में पारद का स्तर स्थिर रहता है। और लास्ट है जब तापमान -2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना शुरू होता है। बॉस रीडिंग हम तभी लेते हैं पारे में जब वो जो पारा होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। मतलब बर्फ जब पिघलनी शुरू होगी ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पर जो रीडिंग है, जो पारा है, अगर वो फ्लक्चुएट करता है तो वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं है। जब पारा स्टेबल हो जाएगा वही एग्जैक्ट रीडिंग है। जवाब हो जाएगा थर्ड। आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? सीधी सी चीज है, हरे पौधे जब खाना बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। पानी भी होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी प्रेजेंट है और मिट्टी से कई सारे खनिज तत्वों को लेते हैं। यहाँ पर आपको इन सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखें तो आपको जवाब मिल जाएगा सेकंड। इस तरह से हमने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा और आपने देखा कि अगर हम अपने डेली लाइफ एग्जाम्पल्स को और उस कॉन्सेप्ट को यूज करें तो इस 20 में से 12 से 13 क्वेश्चन बना पाना हमारे लिए कोई टफ टास्क नहीं है। और थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करने के बाद गिरी से गिरी हालत में इस सेक्शन में हम 15 से ऊपर और 18 तक नंबर ला सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम गणित में 20 में 20 ला सकते हैं। अगर आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप आगे के वीडियोस को प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच।